नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट संक्रमण तत्वों का रसायन में प्रथम संक्रमण श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण धातुओं में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि संक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती है, अर्थात एक ही तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे प्रथम संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 और 2 और 3d10, 3d1 to 10 यही होता है। अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1 या +2 होनी चाहिए। ये 4s1 और 4s2, कॉपर और क्रोमियम में 4s1 होता है और अन्य तत्वों में 4s2 होता है। तो या तो ये 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, +1 और +2 ये होगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कैंडियम के अतिरिक्त बाकी सारे तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। भाई स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होगा, 3d बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d1 4s2। तो ये 4s2 त्याग, एक 4s का बाह्यतम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो +2 होना चाहिए था, लेकिन ये इस d इलेक्ट्रॉन को भी त्याग देता है। भाई तभी तो इसकी +2 स्थायी अवस्था नहीं होती है। इसमें आगे देखते हैं, समझते हैं इसे। स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक बचे हुए d इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात इसका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d1 4s2, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्कैंडियम +2 बनाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d1 4s0। लेकिन उस कंडीशन में ये उतना स्थायी नहीं रह पाएगा जितना कि अगर ये d इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दे और स्कैंडियम +3 बनाए। इस अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। भाई d इलेक्ट्रॉन चले गए, s इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा, 3p6 ये हो जाएगा ना, उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। अतः ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इसी प्रकार कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने देखा है, 3d10 4s1, तो वो अपने 4s का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अतः इसका विन्यास 3d10 4s1 में +1 ऑक्सीकरण अवस्था में ये स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों में 4s एवं 3d के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर पाया जाता है। 4s एवं 3d में अंतर कम होता है ना, जब भी तो इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाते हैं। अतः संयुक्ता कोष 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वे शीघ्रता से आयनित होकर निकल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसे समझते हैं। जैसे 4s के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकल ऑक्सीकरण अवस्था में 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात जो 3d के इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी शीघ्रता से निकल सकते हैं। यही कारण है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त संक्रमण तत्व उसमें उपस्थित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये देखते हैं हम, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यहाँ पर ये मैग्नीज का हो गया। अब मैग्नीज में से +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 4s के, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, Mn+2 3d5 4s0। यहाँ से भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, टोटल कितने हो गए, 7। तो विन्यास क्या हो जाएगा, 3d0 4s0। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, +7 हो जाएगी ना। तो हम यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि +2 के अतिरिक्त कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, +3 से +7 तक, अलग अलग परमाणु के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि उसमें डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो सब निकलते जाएंगे और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उसके हिसाब से दर्शाते जाएंगे। मैग्नीज क्या होता है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +7 +2 भी प्रदर्शित करता है, लेकिन इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +7 होती है। यहाँ तक हमने इसकी जो मूल अवस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर हमें समझने में आसानी देंगे। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके 3D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के योग के बराबर होती है। देखो आगे इसी को समझते हैं। मैग्नीज तक के तत्वों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +7 तक होती है, क्योंकि D5 विन्यास तक सभी D इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहते हैं। देखो मैं वापस उसी जगह जाना चाहूंगा। देखो 3D और 4s इन दोनों में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 4s के इलेक्ट्रॉन और 3D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की योग उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे मैग्नीज के केस में यहाँ पर कितने हो गए? 5 + 2 कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एक आवर्त में +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी अवस्था है जिसे लगभग हर संक्रमण श्रेणी का लगभग हर परमाणु दर्शाने की कोशिश करता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद देखते हैं यहाँ पर कॉपर और मैग्नीज। कॉपर में +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थायी कौन सा स्थायी? D10 विन्यास से निकलता है, अतः तंत्र का स्थायित्व कम हो जाता है। भाई D10 विन्यास से निकलेगा तो स्थायित्व कम हो जाएगा ना, इसे समझते हैं हम। देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1, ये समझाया था हमने। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ से समझते हैं। डी कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कुल 10 इलेक्ट्रॉन, और एस कक्षक में 4s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब कॉपर प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3D10 4s0, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब इसके आयन बनेंगे, ऑक्सीकरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम यहाँ पे दर्शाते हैं कि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s तो क्या हो गया? 0, और 3D10 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमें पता है कि D10 विन्यास क्या है? पूर्णपूरित अवस्था में तो एक स्थायी विन्यास है, और स्थायी विन्यास से जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तंत्र अस्थायी होने लगेगा। तो स्थायी अवस्था से एक और उसको छेड़ेंगे किसी को तो वो अस्थायी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से D कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तंत्र का स्थायित्व कम हो जाएगा। अतः यहाँ पर कॉपर प्लस स्थायी अवस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मैग्नीज में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन स्थायी अर्धपूरित विन्यास D5 से निकालना पड़ेगा। जिससे अर्धपूरित विन्यास भी क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है शुरू में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हमने कि पूर्णपूरित और अर्धपूरित विन्यास ये स्थायी विन्यास होता है। इन परमाणु की प्रकृति होती है स्थायी विन्यास ग्रहण करने की। तो स्थायी विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हम समझते हैं मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बाह्यतम कोश का 3D5 4s2 यही होता है। तो 3D में क्या होता है? सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो युग्मित अवस्था में होते हैं। लेकिन जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो मैग्नीज +2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलेंगे, तो 4s से निकलेंगे। 4s का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s0, यही हो जाएगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह जाएगा फाइनली? 3D5 4s0। और 3D5 4s0 इसका D कक्षक अर्धपूरित अवस्था में है, तो स्थायी विन्यास की अवस्था है ये। यहाँ से हमें 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए, मतलब Mn+3 बनाने के लिए हमें स्थायी विन्यास को छेड़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः Mn+3 अस्तित्व में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ एक बार देखते हैं इसी को। कॉपर में कौन सा विन्यास स्थायी होता है? Cu+। लेकिन इसी का एक अपवाद है। अपवाद बोले या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले, इसको ध्यान से समझने वाली चीज़ है। हमने इसको अंडरलाइन किया है। विलियन अवस्था में कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर 2+ का स्थायित्व अधिक होता है। देखो वैसे तो Cu+ स्थायी था हमारे पास, और Cu2+ अस्थायी था। क्यों? क्योंकि Cu+ में तो D10 विन्यास था, जबकि Cu2+ में D9 विन्यास हो जा रहा था, 3D9, तो ये अस्थायी हो रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे एक शब्द बोला है विलियन अवस्था। विलियन अवस्था में कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर 2+ का स्थायित्व अधिक होता है। क्यों होता है?
ऐसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर के विन्यास में स्थायी D10 अवस्था होती है, जबकि कॉपर 2+ के विन्यास में क्या होता है, D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अतः कॉपर प्लस का विन्यास अधिक स्थायी होना चाहिए कॉपर +2 के विन्यास से। परंतु विलयन अवस्था, देखो मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, विलयन अवस्था में कॉपर +2 आयन की उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण, किसके कारण, उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण इसका स्थायित्व कॉपर प्लस की तुलना में अधिक हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शब्द देगा विलयन अवस्था में कॉपर किस अवस्था में रहता है, कॉपर +2 कौन सा स्थायी विन्यास होता है। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि कॉपर प्लस स्थायी होता है, लेकिन विलयन अवस्था को यहाँ पे भूल जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि विलयन अवस्था में कॉपर +2 विन्यास अधिक स्थायी होता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक कोरोना में सुरक्षित रहिए, घरों पे रहिए। धन्यवाद।